हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में, दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस टॉपिक से पहले हमने वेक्टर एनालिसिस और यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर लिया था, आपको समझ भी आ गया होगा। आज नया टॉपिक हम लेके आए हैं। सबसे पहले समझें कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन का सीधा सा मतलब होता है कि हम एक सीधी दिशा में गति कर रहे हैं। ठीक है, सीधी दिशा का मतलब एक डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, इसका मतलब हम 1D में गति कर रहे हैं। तो इस टॉपिक का नाम 1D मोशन भी है। दूसरा जो हमारा शब्द है जिसके बारे में हम समझना चाहते हैं वो है मोशन। मोशन को ऐसे समझा जा सकता है कि किसी भी कण की या पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो वो गतिशील होगा, वो मोशन में होगा। और यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है तो वो कैसा होगा, रेस्ट में। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ t=1 सेकेंड पे यहाँ खड़े हैं और t=2 सेकेंड पे हम यहाँ पहुँच गए, तो हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम मोशन में हैं। और हम यहाँ काफ़ी देर से इसी पोजीशन पे खड़े हुए हैं, टाइम बदल रहा है लेकिन हमारी स्थिति नहीं बदल पा रही, तो हम किस में हैं, रेस्ट में। ठीक है, तो चलिए इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। यदि एक पार्टिकल पॉइंट P पर t=1 सेकेंड पे था और वो t=2 सेकेंड पर पहुंच गया पॉइंट Q पर, तो हम क्या देख रहे हैं, टाइम चेंज हुआ, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हुई। तो इस स्थिति में पार्टिकल मोशन में होगा। लेकिन t=1 सेकेंड पर यदि पार्टिकल P पर है, t=2 सेकेंड पर भी वो इसी पॉइंट पे है और t=3 सेकेंड पर भी वो इसी पॉइंट पे है, तो हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल रेस्ट में है। पोजीशन चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोशन और रेस्ट को हमेशा करते हैं ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये है x, ये है t, इसका मतलब ये पोजीशन है, स्थिति है, ये क्या है, टाइम है। तो टाइम के सम स्थिति को देखेंगे कि वो कैसे बदलती है। ग्राफ है कुछ इस तरह। यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ t=1 सेकेंड पर स्थिति कितनी है, x0। जब टाइम बढ़ा और बढ़ा तो भी स्थिति कितनी आ रही है, x0। मतलब क्या है कि हम टाइम बढ़ा रहे हैं, बदल रहे हैं, जबकि स्थिति हर एक टाइम पे कैसी आ रही है, कांस्टेंट। तो ये जो ग्राफ है वो है रेस्ट का या विराम का। चलिए बात करते हैं अगले ग्राफ की। ये स्थिति और ये है टाइम। ये ग्राफ कुछ इस तरह बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे उसकी पोजीशन भी बदल रही है। तो ये ग्राफ किसका है, मोशन का या गति का। ठीक है, तो आप मोशन और रेस्ट को समझ गए हैं। यूँ तो इसकी न्यूमेरिकल कम ही आते हैं, फिर भी एक न्यूमेरिकल आया हुआ है उसको हम करवा देते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको xt कर्व दिए गए हैं, स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, आपको दिए गए हैं xt ग्राफ और ये पहचानना था कि दिए गए xt ग्राफों में से कौन सा सही है या कौन सा xt ग्राफ हो सकता है। ऑप्शन ए, ये है x, ये है t और ग्राफ दिया था ये। ऑप्शन बी, ये है x, ये है t और ये रहा। ऑप्शन सी, x, t। ऑप्शन डी, ये है x और ये है t। तो इसमें से हमको ये पहचानना है कि कौन सा ग्राफ xt कर्व हो सकता है या कौन सा ग्राफ सही है। बात करें पहले ग्राफ की, तो हम क्या देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम t0 पर इस कण की कितनी स्थितियां हैं, दो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, एक x1 और एक x2। इसका मतलब एक ही टाइम पर हमारा जो कण है वो x1 पर भी मिलेगा और x2 पर भी मिलेगा। ठीक है, जबकि ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। एक टाइम पर एक पार्टिकल एक ही जगह हो सकता है, जबकि ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि t0 पर इसकी स्थितियां कितनी हैं, 2। इसलिए ये ग्राफ कैसा होगा, गलत होगा। चलिए इस ग्राफ को भी देख लीजिए।
टाइम t, किसी पर्टिकुलर टाइम t0 पर हम क्या देख रहे हैं, स्थिति कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। इस वजह से ये ग्राफ भी कैसा होगा, गलत होगा। बात करते हैं तीसरे ग्राफ की। ये टाइम t0 मान लें और एक ही टाइम पे कितनी पोजीशन मिल रही है, 1 2 3 पोजीशन मिल रही है। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एक टाइम पे एक ही पोजीशन होना जरूरी है। मतलब एक टाइम पे जो कण है वो एक ही स्थिति पे होगा या एक ही जगह होगा, 3 जगह नहीं मिल सकता। इधर आ जाओ, हम क्या देख रहे हैं, xt। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ तक क्या देखने को मिल रहा है, कण की स्थिति जो है वो बदल रही है, या कहें तो कण यहाँ किस में, मोशन में, लेकिन एक टाइम पर एक ही पोजीशन मिल रही है। यदि यहाँ टाइम देखें तो ये पोजीशन है, यहाँ का टाइम देखें तो ये पोजीशन है, यहाँ का टाइम देखें तो ये पोजीशन है। मतलब कण की स्थिति जो है हर एक टाइम पे अलग अलग है। तो ये जो ग्राफ है ये है मोशन का। बात करें इस ग्राफ की, इसको नाम दे दें OAB। तो जो O है वो मोशन का है और AB किसका है, रेस्ट का, अभी बताया था। तो XT ग्राफ जो है ये पॉसिबल है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, मोशन और रेस्ट में एक और पॉइंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो डिस्कस करना पड़ेगा। वो ये है कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव होते हैं, डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर पर। ये क्या बात है इसको अभी जान लेते हैं। देखिए, आपने कई बार देखा होगा, यदि हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है तो हमको लगता है कि पेड़ पौधे जो हैं पीछे की तरफ गति कर रहे हैं और हमारी ट्रेन स्थिर है, ये हमको महसूस होता है। लेकिन बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो महसूस करता है कि ट्रेन गतिशील है। तो आइए हम मानते हैं कि एक जो पॉइंट, एक ट्रेन A है जो इस डायरेक्शन में गतिशील है और दूसरी ट्रेन इसी वेग से इसी डायरेक्शन में गतिशील है, जिसका नाम है B। कहने का मतलब दो ट्रेनें हैं जो B वेग से समान दिशा में गतिशील हैं। एक ऑब्जर्वर C है जो ऑब्जर्व कर रहा है इन दोनों ट्रेनों को। जब A ट्रेन में बैठा व्यक्ति B ट्रेन को देखता है तो वो कहता है कि ट्रेन जो B है वो स्थिर है। क्यों कहता है? क्योंकि वो दोनों समान वेग से चल रहे हैं। जबकि ऑब्जर्वर जो C है वो B ट्रेन को देखता है तो वो कहता है कि ट्रेन गतिशील है। तो ये बताइए कि ट्रेन B गतिशील है या नहीं है, क्योंकि A कह रहा है कि B गतिशील नहीं है और C कह रहा है कि B गतिशील है। तो वास्तविकता में क्या रिजल्ट है? तो रिजल्ट ये है कि दोनों ही बातें ठीक बोल रहे हैं। ऑब्जर्वर जो C बोल रहा है वो इसलिए गति में बोल रहा है क्योंकि वो एक ऐसे निर्देश तंत्र में है जो कि स्थिर है, और स्थिर निर्देश तंत्र में होने के कारण पहले इस यदि ट्रेन की स्थिति P थी तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगी, वो P डैश, क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ेगी। इस वजह से वो कह रहा है कि ट्रेन गतिशील है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, उसके निर्देश तंत्र के अनुसार टाइम चेंज होने पर उसकी स्थिति बदल रही है। जबकि बात करें A के कारण, यहाँ जो निर्देश तंत्र होगा जिसमें ऑब्जर्वर खड़ा है या बैठा है, निर्देश तंत्र भी B वेग से गतिशील है और ट्रेन भी B वेग से गतिशील है। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन 1 सेकंड में जितना आएगा उतनी ही इसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। तो दोनों की स्थिति में परिवर्तन समान समय में समान आ रहा है। इस वजह से A को क्या लग रहा है कि B स्थिर है। तो ध्यान रखना, A का स्थिर होना या B का गतिशील होना, ये सारी बातें रिलेटिव होंगी, मतलब डिपेंड करेंगी ऑब्जर्वर पर, ऑब्जर्वर की स्थिति पर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सन है, सूरज, और इसके चारों ओर हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। ठीक है, हम लोग अर्थ पे रहते हैं। तो जब हम अर्थ पे रहते हैं तो हमको लगता है कि हमारा जो सूरज है वो राइज हुआ, उसके बाद घूमता हुआ पश्चिम में छिप गया। इसका मतलब ये है कि अर्थ पे रहते हुए हमको लगता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, जबकि सूरज पे बैठा व्यक्ति क्या दिखेगा कि अर्थ उसके चारों ओर घूम रही है। तो इस स्थिति में जब हम अर्थ पे बैठे हैं तो हमारा निर्देश तंत्र होगा अर्थ, तो हम इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करेंगे। यदि हम सन पे बैठे हैं तो हमारा होगा निर्देश तंत्र सन, और इसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन चेक करेंगे। तो डिपेंड करेगा कि हम कहाँ से चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, मतलब हमारा जो ऑब्जर्वर है, हमारा जो प्रेक्षक है, वो कहाँ स्थित है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। हमने बस इस मोशन के एक्सप्लेनेशन में बस ये कहा है कि स्थिति बदलनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब चाहे ऑब्जर्वर कहीं से भी दिखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। और आज के लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के डिफरेंस देखेंगे और सबसे अच्छा इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम पेपर में आए हुए हैं या आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, वो सभी एग्ज़ाम पेपर में वो सभी न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले डिस्टेंस और इधर डिस्प्लेसमेंट। चलिए, यूँ तो आप इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं और दोनों आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इजी भी हैं, लेकिन यदि आप बेसिक समझ पाएंगे तो इसके जो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं तब वो आपसे होंगे। कहने का मतलब टॉपिक भले ही ईजी है लेकिन इसके न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे आते हैं। और सर्किल वाले न्यूमेरिकल तो काफ़ी ज़्यादा आजकल चलन में है, वो तो बहुत पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी सिमिलरिटी देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस एक लंबाई है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सर ये भी लंबाई है। लंबाई का मात्रक मतलब यूनिट कितनी है? मीटर। इसकी यूनिट कितनी है? इसकी भी मीटर। इसकी डायमेंशन कितनी है? L1। इसकी डायमेंशन कितनी है? L1। तो फिर डिफरेंस क्या है? ये भी लंबाई और वो भी लंबाई। तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंस कैसे क्रिएट करें दोनों के बीच में? तो आंसर बस इतना सा है, ये आपके रास्ते की कंप्लीट लंबाई होगी, ये आपके रास्ते की एक्चुअल लंबाई होगी, मतलब एक्चुअल जो लेंथ है आपके पाथ की वो होगी डिस्टेंस। आपके रास्ते का जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम लंबाई होगी वो कहलाएगा विस्थापन। समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम पॉइंट ए से गति करना चालू किए बी तक, और हमने ए से बी तक का जो रास्ता है इसकी लंबाई थी 3 मीटर। बी से हमने गति की सी तक और इसकी लंबाई थी 4 मीटर। तो हमने कहा कि आपने ए से सी तक पहुंचने में कितना दूरी कवर किया, और हमारा सूत्र क्या कहता है या हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि आपके रास्ते की कुल लंबाई। तो हम ए से बी गए, कितना लंबाई तय किया? 3 मीटर। बी से सी गए, कितना लंबाई है? 4 मीटर। तो 3 + 4, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 7 मीटर। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि आप प्रारंभिक बिंदु पे खड़े हो जाओ और अंतिम बिंदु की तरफ देखो। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट निकालने का किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे अच्छा तरीका होता है आप प्रारंभिक बिंदु पे खड़े हो जाओ और अंतिम बिंदु की तरफ देखो और एक सीधी लाइन खींच दो डायरेक्शन के साथ में। ये हमने सीधी लाइन खींची और ये इसकी डायरेक्शन। तो ये क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। ए सी, ये जो लेंथ है आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 5 मीटर। मतलब क्या है कि ए से सी तक हमने क्या किया? इसका इनिशियल पॉइंट देखा, मतलब प्रारंभिक बिंदु देखा, फाइनल पॉइंट देखा, और उन दोनों के बीच में जो न्यूनतम लंबाई हो सकती थी वो हमने बना दी। तो जो न्यूनतम लंबाई है वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यही दोनों में बेसिक अंतर है। ध्यान रखना, ए और सी के बीच की न्यूनतम लंबाई एक ही होती है, और यदि न्यूनतम लंबाई एक ही होती है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी किसी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए एक ही होगा, मतलब यूनिक होगा। लेकिन ए से सी तक जाते हैं रास्ते कई सारे हो सकते हैं। आप यहाँ से जाओगे तो आपकी लंबाई रास्ते की बदल जाएगी, इसका मतलब आपकी दूरी बदल जाएगी, लेकिन आपका ए और सी के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो अब भी 5 मीटर रहेगी। किसी ने क्या किया? नहीं हम तो इस रास्ते से जाएंगे। आप इस रास्ते से भी जा सकते हो। रास्ता चेंज करोगे तो क्या बदल जाएगा? डिस्टेंस, क्योंकि ये बदल सकती है। लेकिन ए से सी तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या रहेगा? हमेशा 5 मीटर रहेगा। तो ये कैसा है? यूनिक है किसी दो पॉइंटों के बीच में, और ये क्या है? ये चेंज हो सकती है, ये वेरिएबल है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बात ये है, एक और इसको न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल जो कई एग्जाम में पूछा गया है और कई सारे तरीके से पूछा जाता है। जैसे पॉइंट ए से कोई पार्टिकल चला और वो अर्धवृत्ताकार पथ में गति करता है और पहुंच गया बी बिंदु पर। यदि इस अर्धवृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो r है, तो बताइए कितना विस्थापन और कितनी दूरी हुई, मतलब दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए।
इसी न्यूमेरिकल को दूसरे तरीके से भी कई बार पूछा गया है। कैसे पूछा जाता है? एक कण बिंदु ए से अर्धवृत्ताकार पथ में चलता है, जब वो ए से दूसरे किनारे बी पर पहुंचता है तो उसका विस्थापन जो है वो है 100 मीटर। ध्यान से समझना, उसका न्यूमेरिकल क्या है? वो ए से चला अर्धवृत्ताकार पाथ पर, कहाँ पहुंच गया? बी पर। वो कह रहा है कि जब वो ए से बी तक जाता है तो उसका विस्थापन होता है 100 मीटर। तो बताइए उसने कितना दूरी कवर किया। और पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि इसकी रेडियस आर दे रखी है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना दूरी कवर किया और कितना विस्थापन कवर किया। चलिए देखते हैं। यदि ए से व्यक्ति चलता और लो यहाँ पूरा चक्कर पूरा करता, मतलब एक सर्किल कंप्लीट करता, तो हम क्या कहते कि इसकी दूरी या डिस्टेंस कितनी हो गई? 2πr। लेकिन इसने तो आधा ही चक्कर पूरा किया है, तो हम क्या कर दें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? 1/2 इंटू 2πr। बात आया समझ में? ये किसके लिए? ये कंप्लीट टर्न के लिए है या कंप्लीट चक्कर के लिए? ये किसके लिए? ये आपके क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब क्या है? इसने क्या किया है? अर्ध चक्कर लगाया। ठीक है, चलिए आंसर बताइए कितना? πr। तो दूरी कितनी हो गई? πr। ये बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन इससे रिलेटेड अभी सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे आगे काम आएगा। चलिए विस्थापन देखते हैं। विस्थापन का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब क्या है? सबसे अच्छा तरीका, आप इनिशियल पॉइंट पर खड़े हो जाओ, फाइनल को देखो और एक सीधी लाइन डायरेक्शन के साथ खींच दो। हमने एक सीधी लाइन खींच दी डायरेक्शन के साथ, ये आ गई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन? हम क्या जानते हैं? ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, तो ये क्या बन गया? डायमीटर, मतलब व्यास बन गया। तो ए से बी तक की लंबाई कितनी है? 2r। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 2r। तो ए से बी तक जाने में हमारी जो दूरी है वो πr है और विस्थापन क्या है? 2r। चलिए बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल में क्या खास बात है? ए से बी तक का विस्थापन दे रखा है। इसका मतलब हम क्या जानते हैं? विस्थापन कितना होगा? 2r। मान लें इसकी रेडियस कितनी है? r मान लें। तो 2r बराबर किसके होगा? 100 मीटर के। r बराबर किसके होगा? 50 मीटर के। तो बताइए इसकी दूरी क्या होगी? सर दूरी तो उसकी πr होगी। तो आप r का वैल्यू रख दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? पाई इंटू 50 मीटर। तो कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल है जो पूछ लिए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल करते हैं जो इनके बेस पे होंगे। आगे बढ़े, आइए। इस बार पूछा गया है कि एक जो कण है उसने 20 चक्कर पूरे किए हैं। उसने वृत्ताकार रास्ते पर 20 चक्कर पूरे किए हैं। तो बताइए कितना दूरी और कितना विस्थापन। ठीक है, वापस बोल रहे हैं। एक कण है जो बिंदु ए से चालू होता है और बिंदु ए पर लौट के आ जाता है, लेकिन किसमें? वृत्ताकार रास्ते पे। तो बताइए उसका 20 चक्कर उसने लगाए हैं। बिंदु ए से चला और यहाँ से घूमना 20 चक्कर लगाए उसने घूमने में। तो बताइए उसका विस्थापन और दूरी क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। एक व्यक्ति पॉइंट ए से चलता हुआ पॉइंट सी पे पहुँचता है। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, डी मान लीजिए, वो डी पॉइंट पे पहुँचता है। तो बताइए उसका विस्थापन और दूरी क्या होगी। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, ए से चला और वृत्ताकार रास्ते में कितने चक्कर लगाए? 20। अच्छा, तो दूरी कैसे निकालेंगे? सर यदि वो एक चक्कर लगाता है तो कितने होते हैं? 2πr। यदि वो 2 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी होती है? 2 इंटू 2πr। यदि वो n चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी होगी? n इंटू 2πr। इसका मतलब दूरी निकालने का ये तरीका हमेशा याद रखना। लेकिन कब लगेगा ये तरीका? जब आपको n दिया हो, मतलब चक्करों की संख्या पता हो। तो n का वैल्यू कितना है? 20, क्योंकि उसने कहा है 20 चक्करों में। तो 20 गुणा 2πr बराबर 40πr। चलिए बात करते हैं, ये तो आगे दूरी मतलब डिस्टेंस। बात करते हैं विस्थापन की या डिस्प्लेसमेंट की। तो विस्थापन क्या होगा? कहाँ से चला? ए से, एक चक्कर पूरा किया, वापस ए पे आ गया,
ऐसे 20 चक्कर पूरे किए होंगे, वापस ए पे आ जाएगा। तो इस स्थिति में जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है वो एक ही पॉइंट पे है, पहले भी वो यहाँ था और अब भी वो लास्ट में यहाँ है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई कितनी हो गई? 0। इस वजह से विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 मीटर। ठीक है, आइए इस सवाल की बात करें। बिंदु ए से बी पे गया, बी से सी और डी पे पहुंच गया। तो बताइए इस स्थिति में दूरी और विस्थापन क्या होगा? और आपका जो त्रिज्या है वो है r। आपकी त्रिज्या दे रखी है उसने r। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। हम कहाँ से गए? ए से बी, सी, डी। बताइए ये सर्किल का कितना भाग है? यदि वो पूरा चक्कर तय करता तो कितनी दूरी कवर करता? 2πr। लेकिन उसने कितना भाग कवर किया इसका? 3/4। तो 3/4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 कैंसिल आउट हो गया, 3/2 πr। बात आई समझ में? क्या किया हमने? यदि ये पूरा चक्कर करता तो 2πr डिस्टेंस होती, लेकिन कितना भाग है 2πr का? ये केवल 3/4। तो हमने 3/4 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया? 3/2 πr। अब बात आती है विस्थापन की। विस्थापन का सीधा सा तरीका आपको बताया है। प्रारंभिक बिंदु पे खड़े हो जाओ, अंतिम को देखो, सीधी लाइन खींच दो डायरेक्शन के साथ में। ये लो जी, खींच दिया। ये क्या हो गया? विस्थापन। ये क्या है? r। ये r है और ये r है। ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। ये कौन सा ट्राइंगल है? समकोण त्रिभुज है, रेक्टेंगल ट्राइंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 2r² बराबर √2 × r। तो आपका जो विस्थापन है वो कितना आ गया? √2 × r। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही है। एक सर्किल है जिसकी त्रिज्या r है। एक व्यक्ति बिंदु A से चलता है और बिंदु B पे पहुंच गया। बिंदु A से चला और बिंदु B पे पहुंचा है, तो बताइए उसका दूरी और विस्थापन क्या होगा? मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। इसका मतलब वो A से B चला है तो हमको पथ की लंबाई चाहिए, A से B तक की लंबाई चाहिए। तो ये तो हमारे कोई काम का ही नहीं है, यहाँ तो वो गया ही नहीं है। इसका मतलब हमारे जो सर्किल है, हमारा जो रिंग है, ठीक है, सर्किल है, उसका केवल 1/4 भाग ही वो चला है। तो दूरी निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दूरी या डिस्टेंस। ठीक है, क्या निकालेंगे? n × 2πr। 2πr क्या है? एक चक्कर में दूरी। n क्या है? जितने भी आपने चक्कर लगाए हैं, हमने कितना चक्कर लगाए हैं? 1/4 चक्कर लगाया है। तो क्या करेंगे? 1/4 गुणा 2πr। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो πr/2। ये क्या आ गई हमारी दूरी। चलिए बात करते हैं विस्थापन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आ जाओ। ए से बी गए हैं तो इनिशियल पॉइंट पे खड़े हो जाइए, फाइनल की तरफ सीधी लाइन खींच दीजिए। ये खींच दी, ये आगे डायरेक्शन। ये कितनी है? ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये कभी बताई थी हमने, कितनी आ जाएगी? √2r। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? √2 × r। ये जितने भी हमने 3 सवाल किए हैं, 3-4 सवाल, इसमें हमेशा हमको n का वैल्यू पता लग जाता है। ठीक है, आगे जो हम सवाल कराने वाले हैं उनमें n का वैल्यू नहीं दिया है, और जब n का वैल्यू नहीं दिया जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना है, या ये फॉर्मूला वैसे भी वैलिड नहीं होगा। चलिए देखते हैं। ऐसा करते हैं, एक न्यूमेरिकल आपको घर के लिए दे रहे हैं, आपको करके लाना है। लिखिए, एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ, मतलब सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ 15/4 टर्न पूरे करता है।
15/4 चक्कर पूरे करता है। तो बताइए उसका दूरी और विस्थापन कितना होगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, बात कर रहे हैं आगे। बहुत अच्छा टाइप है इस न्यूमेरिकल का। अब आपको क्या किया है, एक सर्किल दिया है और सर्किल में व्यक्ति चला है ए बिंदु से बी तक और ये इसकी त्रिज्या r है, यहाँ तक वो चला है, ये एंगल उसने तय किया है थीटा डिग्री। बात आई समझ में। पहले ए से बी तक चला, पहले चलता था जितने भी न्यूमेरिकल किए थे। ए से सी तक भी हम गए थे, ए से डी तक हम गए थे, ए से हम वापस ए पर भी आए थे, तो सब में हमको एन का वैल्यू पता होता था। अब हम चले गए ए से बी, तो ए से बी तक इस सर्किल का कितना भाग है। अभी हमने सूत्र क्या पढ़ा था, दूरी बराबर एन इंटू 2πr। तो ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब एन का वैल्यू पता होगा और हमको ए से बी तक सर्किल का कितना भाग है ये तो पता ही नहीं, इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। वापस बता रहे हैं, चक्करों की संख्या या हमको पता ही नहीं लिख पा रही कि आधा चक्कर है कि 1/3 चक्कर है कि 2/3 चक्कर है, हमको नहीं पता लग पा रहा। तो इसका तरीका क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। ऐसे सवालों को करने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका यहाँ बताएंगे, दूसरा तरीका यहाँ बताएंगे। केवल दूरी निकाल रहे हैं, पहले विस्थापन बाद में समझाएंगे। देखो ए से बी तक की दूरी ये होगी, तो निकालने का क्या तरीका है। हम सब ने पढ़ा है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना मान लें इसका, एल, और यही हमारी लंबाई है। तो हमको क्या चाहिए, एल चाहिए। तो एल बराबर क्या होता है, थीटा आर। ये लो जी दूरी आ गई। यहाँ आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम थीटा को कैलकुलेशन में ले रहे हैं, इसलिए थीटा हमेशा किस में लेना है आपको, रेडियन में। ठीक है, मतलब पाई की फॉर्म में लेना है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सर 360 डिग्री में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 2πr। ध्यान से समझना, यहाँ से लेके पूरा चले तो कितना डिग्री चल रही है, 360। तो 360 डिग्री में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 2πr। तो बताइए 1 डिग्री में कितना होगा, 2πr/360। तो बताइए थीटा डिग्री में कितना होगा, 2πr/360 मल्टीप्लाई बाई थीटा डिग्री। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो πr/180 मल्टीप्लाई थीटा डिग्री। ये है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। तो दोनों ही डिस्टेंस हैं, आप कोई सा भी कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा। आ जाइए, ये पहला तरीका, एल बराबर थीटा कितना लेना है, रेडियन में। ओके, तो देखिए रेडियन में कैसे बदलते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। हमारे पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा π/180 गुणा 60 डिग्री। हाँ जी, कितना हो गया, 3 टाइम, तो π/3 रेडियन। 1 डिग्री का मतलब π/180, तो 6 डिग्री का मतलब, तो 60 डिग्री का मतलब 60 से गुणा कर दिया, π/3 रेडियन। हाँ जी, थीटा कितना आ गया, π/3 रेडियन इंटू क्या करोगे आप, r। तो πr/3 मीटर आपकी क्या आ गई, दूरी या डिस्टेंस। चलिए इस मेथड से भी देखते हैं यही आती है क्या। हाँ जी, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, πr/180 इंटू 60 डिग्री। यहाँ रेडियन में नहीं रखना है, या सीधा डिग्री में रखना है। 63 टाइम्स मतलब πr/3। तो सेम आंसर आ रहा है दोनों से। इसका मतलब दूरी निकालने के हमारे पास 3 तरीके हो गए। पहला तरीका हो गया n इंटू 2πr, ये कब लगाना है, जब n आपको पता हो। दूसरा तरीका हो गया l बराबर थीटा इंटू आर, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तीसरा हो गया πr/180 इंटू थीटा डिग्री। कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों से आंसर तो हर स्थिति में आएंगे, चाहे आपको n का चक्कर, n का वैल्यू मालूम हो या ना हो, ये हर स्थिति में वैलिड है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये केवल तब वैलिड है जब आपको n का वैल्यू पता हो। अब हमारा जो टास्क है वो है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। चलिए आप सोचिए क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट बात है। आइए देखिए,
हाँ जी, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो हमने क्या तरीका बताया था, इनिशियल पॉइंट पर खड़े हो जाओ और क्या देखो, फाइनल पॉइंट को एक सीधी लाइन खींच दो। ये लो जी, खींच दी। ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है डिस्टेंस मतलब रेडियस है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। इसको बाहर निकाल के ले आओ, देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये आर वेक्टर दिख रहा है, ये भी आपको आर वेक्टर दिख रहा है और ये क्या है एस वेक्टर। देखो यही ट्रायंगल है। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, त्रिभुज का नियम कहता है, आपने पढ़ा है ना सदिश योग का त्रिभुज का नियम, वो कहता है कि यदि ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है तो सी क्या होगा, सी बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब ट्रायंगल की यदि दो भुजाएं सेम सीक्वेंस में हैं तो उनका एडिशन तीसरी भुजा जो अपोजिट सीक्वेंस में है उसके इक्वल होगी। तो सेम सीक्वेंस वाली भुजा कौन सी है, आर वेक्टर प्लस ये ऊपर जा रहा है तो ये भी सीक्वेंस में एस वेक्टर बराबर ये अपोजिट सीक्वेंस में तो आर वेक्टर। हाँ जी, क्या लिखेंगे, एस वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। आप कहेंगे सर जी ये तो जीरो हो गया। नहीं साहब, ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। और आप क्या जानते हैं, जो सदिश होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सदिश का परिमाण और एक सदिश की दिशा। तो दोनों का परिमाण भले ही समान है लेकिन इसकी दिशा जो है वो अलग अलग है। एक की दिशा यहाँ है, दूसरी दिशा इस दिशा में है और दोनों की दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। हाँ, दोनों वेक्टर ऐसे होते हैं तो दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, तब आंसर जीरो आ सकता था। लेकिन दोनों वेक्टर कैसे हैं, अलग अलग दिशाओं में, तो इनका आंसर जीरो नहीं आ सकता। चलिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। पहले थीटा के लिए कर देते हैं, उसके बाद 60 का वैल्यू लिख देंगे क्योंकि थीटा के लिए जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। एस वेक्टर इक्वल टू, हाँ जी, 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसको हटा दें, ये तो आपने लिख लिया होगा। देखिए क्या कॉमन आ रहा है साहब, 2r स्क्वायर, तो एस वेक्टर का मोड इक्वल टू रूट 2r स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए रूट 2 बाहर आ गया और r बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ जी, रूट 2 इंटू आर, ये आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिखेंगे, रूट 2r इंटू रूट 2 साइन थीटा बाई 2, मतलब रूट टू कितने हो गए, 2r साइन थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले से सीधा ही विस्थापन निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। इससे पहले हमने जितने भी सवाल किए थे उसमें मैथमेटिकल टूल से निकाल रहे थे, किसी में पाइथागोरस से, किसी में डायमीटर से, लेकिन ये हर स्थिति में वैलिड होगा। किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। चलिए यदि ये 60 डिग्री का एंगल है तो कितना आंसर आना चाहिए, एस वेक्टर इक्वल टू 2r साइन थीटा मतलब 60/2। तो क्या लिखेंगे, 2r साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, 1, सॉरी r। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी, तो आपने देख लिया कि हम 2r बराबर साइन थीटा बाई 2 से किसी भी न्यूमेरिकल में क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और दूरी निकालने के आपको कितने तरीके बता दिए, 3 तरीके। तो आप उन 3 तरीकों से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कोई भी सवाल आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम लास्ट में एक बार समरी बता देते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ बेसिक से अंतर और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल और कवर करेंगे। फिर चालू करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड। चलिए
तो हमने डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका बताया था? पहला तरीका बताया था सर n इंटू 2πr करना है। n क्या है यहाँ पे? चक्करों की संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब आपको चक्कर दिए हो, मतलब n का वैल्यू दिया हो। दूसरा तरीका बताया था दूरी निकालने का, वो था L बराबर आर थीटा। और क्या इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि थीटा जो होगा वो होगा रेडियन में। ठीक है, तीसरा तरीका बताया था, और उस तरीके को तो सीधा याद भी रख सकते हो और कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 360 डिग्री में कितना दूरी कवर होता है? 2πr। तो 1 डिग्री में कितना होगा? 2πr बाई 360। तो बताइए थीटा डिग्री में कितना होगा? 2π, ये सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, कितना आ जाएगा? πr बाई 180। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? थीटा डिग्री में डिस्टेंस πr बाई 180 मल्टीप्लाई बाई थीटा डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक तरीका बताया था विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट निकालने का, वो तरीका था एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। ये तरीका ध्यान रखना हर एक स्थिति में वैलिड होगा, चाहे सवाल में n दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।